हेलो फ्रेंड्स, रुद्र हियर। सो ये 10 सवालों की श्रृंखला में मैं आपको ले चलता हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि हमारा जो संविधान बना वो अचानक से नहीं तैयार हो गया 1950 में। उसके पीछे का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो उस श्रृंखला में सबसे पहला कदम जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो ये 1773 में ये पहला ऐसा कदम था जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ ब्रिटेन है सपोज, तो यहाँ इंडिया है, यहाँ से सीधा यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए ये पहला कदम था। ये दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल स्टेप, पहला ऑफिशियल कदम था ये। तो रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए इसका नाम ही रेगुलेटिंग एक्ट है, नियंत्रण, रेगुलेट करो, चलाओ अपने तरीके से। तो इसके अंतर्गत क्या प्रोविजन था कि गवर्नर ऑफ बंगाल वाज नाउ टू बी कॉल्ड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्यों? तो गवर्नर ऑफ बंगाल की पावर जो है केवल बंगाल तक सीमित थी, लेकिन अब जो है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा, लेकिन क्योंकि अब इसकी पावर की, सपोज ये भारत देश का नक्शा है और यहाँ बंगाल है, यहाँ बॉम्बे है, यहाँ मद्रास है। तो इन तीन प्रोविंसेस में शुरू शुरू में इंग्लिश, ब्रिटिश का कब्जा था। तो ये अभी तक ये तीनों इंडिपेंडेंट थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ये तीनों इंडिपेंडेंट थे। तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से जो है ये हर एक प्रेसिडेंसी का हेड को कहा जाता है गवर्नर, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल। लेकिन अब क्या किया गया कि इन दोनों प्रेसिडेंसीज को इसके नियंत्रण में डाल दिया गया, सबॉर्डिनेट कर दिया गया, और इसको जो है टाइटल दिया गया गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तो ये गवर्नर जनरल, ये पहला ऑप्शन, ये पहला जो है स्टेटमेंट है। गवर्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता, ये देखा, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वेर मेड सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वेर प्रोहिबिटेड। तो इसमें से ऑप्शन जो है ये हमारा डी ऑप्शन सही है, चारों ए बी सी डी। और ये यूपी, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2019 में ये एक सवाल पूछा गया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट का पहला जज कौन था। तो उसका आंसर है सर एलाइजा इम्पे। ओके, सर एलाइजा इम्पे। इसको जो है पूरा जो है पहले मिटा लो, ज्यादा ही आसान हो जाएगा। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट एक एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता में इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, और उसका पहला जज हो गया सर एलाइजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, ये लोअर पीसीएस 2019 में पूछा जा चुका है, तो ये पेट में इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का पहला जज कौन था? सर एलाइजा इम्पे। ओके। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट से। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल कह दिया गया क्योंकि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। और जो कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, उन्हें जो है प्रोहिबिट किया गया कि ये प्राइवेट ट्रेड ना करें, आपस में जो है घूस घास ना लें, और ये कंपनी का काम छोड़कर अपने जो है बिजनेस धंधा पानी ना चालू कर दें। तो इससे सारे ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में क्या कहा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है? इसके बारे में दो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट है। पिट्स ये जो है इट केम इन 1784, हाँ 1784 में ये आया था। इट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जो मर्चेंट्स द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एक बनियों की जो जो क्या कहते हैं, मर्चेंट्स का जो एक ग्रुपिंग था ईस्ट इंडिया कंपनी, वो नियुक्त करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन अब चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दखलंदाजी इसमें हो गया, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इसको रेगुलेट कर रही है। जैसा कि हमने देखा है 1773 के एक्ट से, दिस वाज द फर्स्ट ऑफिशियल कदम। अब ये आया है 1784 में। तो इसने क्या किया कि नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो हैं ही, लेकिन हम एक नई बॉडी बनाएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसे कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, शासन संबंधी, मिलिट्री संबंधी काम है,
ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, और कोर्ट ऑफ अफेयर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये जिसे कहा गया, ये कमर्शियल जो है कमर्शियल फंक्शन देखेंगे। कमर्शियल मतलब कि जो व्यवसाय से संबंधित हो, लेकिन जो वॉर होगा, जो लड़ाई होगी, जो शासन प्रशासन राजाओं के बीच में वहां संधि होगी, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके तहत बनाया गया है? आईसेपेट 2022 में इन अपकमिंग, या किसी भी यूपी पीसीएस आरओ यारो में पूछा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किस एक्ट के तहत बनाया गया था, तो वो पिट्स इंडिया एक्ट है। इसका दोनों दोनों ऑप्शन सही है। चार्टर एक्ट 1813, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया है चार्टर एक्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट है। वैसे 1793 में भी आया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से, एग्जाम की तैयारी के सिलसिले से तो हमें जो है लक्ष्मीकांत तो बनना नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट 1813। तो चार्टर एक्ट 1813 में तीन प्रोविजंस हैं कि क्या किया कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको चार्टर मिला हुआ था। इसको जो है चार्टर मिला हुआ था। चार्टर मतलब एक फरमान मिला हुआ था कि बेटा लोग आप ही जो है भारत देश में जाके व्यवसाय करो। तो ये मान लो 10 मर्चेंट्स हैं, 10 जो है दुकानदार हैं, या 8 हैं, ठीक है, 10 हैं। तो इन सब की ग्रुपिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाती थी, और ये जो है यहाँ जाके जो है धंधा पानी करते थे, यहाँ भी और चाइना में भी। तो 1800, और केवल यही कर सकते थे, केवल इसी ग्रुपिंग को जो है, इसी कंपनी को, जिसे जो है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी मान लो, इसी कंपनी को ये जो है चार्टर मिला हुआ था। तो बाकी सब जितने भी मर्चेंट्स थे, तो वो देखे कि भाई इनके दुकानदार तो बहुत ज्यादा महल बंगला खड़ा खड़ा कर लिए, बहुत ज्यादा संपत्ति, अकूत संपत्ति हो गई है। तो इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है लोगों को पैसा वैसा दे के दबाव बनवाया कि भाई हमको भी जो है वहां पर ट्रेड करने दिया जाए, ये छूट दिया जाए। तो चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ। इसमें क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपली है कि केवल आप ही ट्रेड करोगे, ये खत्म कर दिया गया। ये जो है खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपली। अब कोई भी मर्चेंट जो है इंडिया में आके ट्रेड कर सकता है, ठीक है, सिवाय लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। कुछ कंडीशंस ये हैं कि जैसे ये इंडिया है और ये इधर चाइना है, तो चाइना का जो ट्रेड है, चाइना का जो ट्रेड है गुरु, उसे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उस पे मोनोपोली दिया गया। और भारत में कई सारे मर्चेंट्स, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं, और भी बाकी जो मर्चेंट्स जो है बाहर खड़े थे, उनको भी शामिल किया गया कि नहीं अब आप भी व्यवसाय करो। लेकिन जो यहाँ चाय का जो धंधा पानी है, जो असम, दार्जिलिंग वगैरह में, इधर तराई बेल्ट में, उस पर केवल एकाधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही होगा, उस पर मोनोपोली। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही आए थे चाय को लेकर हमारे भारत में, ठीक है। और देखो ये पहला दोनों स्टेटमेंट क्या है, द ट्रेड विद इंडिया जो है उसको सारे ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए खोल दिया गया, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या, अपवाद क्या था, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब इस 1813 के तहत क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली वैध, मतलब कि वैध कर दिया गया, लीगल रूप दे दिया, लीगलाइज कर दिया गया कि आप जाएं भारत देश में और वहां क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, ईसाई मत का प्रचार करें। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, आरओ एआरओ में भी आ चुका है गुरु। तो ये रिपीट अगर जो होगा इतिहास से या पॉलिटी सेक्शन से, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को किस एक्ट के तहत छूट दिया गया, और वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1 लाख अलॉट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एवरी ईयर। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही रखे हैं। वैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके लेक्चर देने का। तो 1 लाख रुपया पर एनम शिक्षा के पर्पज से, एजुकेशन के पर्पज से जो है, एजुकेशन के पर्पज से ब्रिटिश वहां पर जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल है, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसको बोला गया कि आप उसके बजट में, आप अपने बजट में जो है 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जो है पर एनम, हर एक साल जो है एजुकेशन यानी शिक्षा पे जो है
खर्च करिए, मतलब मॉडर्न साइंस के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिश्चियन मिशनरीज, एजुकेशन पे 1 लाख रुपए का खर्चा, और मोनोपली खत्म हुआ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से। चौथा प्रश्न है ये जो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 18 कहाँ गया भाई, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इसमें क्या है, गवर्नर जनरल बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, गवर्नर ऑफ मद्रास लॉस्ट देयर लॉ मेकिंग पावर्स, इट इंट्रोड्यूस। तो ये क्या कह रहे हैं तीनों स्टेटमेंट में, तीनों स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जैसे ये भारत देश है अपना, ये मैप है, यहाँ भी ऐसे ऐसे है पूरा। तो अभी तक क्या था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 तक केवल बंगाल में था, और यहाँ भी कुछ कुछ था, तो बॉम्बे में था, मद्रास में था। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे अभी तक, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। बट आफ्टर दिस एक्ट इनको कहा गया कि नहीं, आप हिंदुस्तान पे अब जैसे जैसे ये टेरिटरीज और पाते गए, राज्य और पाते गए, क्षेत्र, इनका प्रभाव प्रसार बढ़ता गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इससे बोला गया नहीं कि आप केवल बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं, आप पूरे समूचे भारत के गवर्नर जनरल हैं। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, ठीक है। तो अब इस समय वायसराय गवर्नर जनरल कौन था, ये आप लोग बताइए। गवर्नर जनरल ये आया कब, 1833। तो इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बन गए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। तो हम देखते हैं कि 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल को बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इसके अधीन कर दिया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। यहाँ पर एक कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने क्या कहा कि गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास, इनके जो लॉ मेकिंग पावर्स है, कानून बनाने संबंधी जो इनकी शक्तियां, इनको छीन ली गई और पूरा का पूरा वेस्ट कर दिया गया, दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तीसरा इसका स्टेटमेंट है अटेम्प्टेड, मतलब कि सफल नहीं हुआ, अटेम्प्ट किया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे जो आज के आईएएस हैं, पीसीएस हैं या लोअर पीसीएस है, तो इसको सबके लिए खोल दिया जाए। लेकिन ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये सारा काम ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है, ये सारा काम ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है अभी तक। और जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ दूर एकदम जो है पवेलियन में बैठ के ये सारा जो है नौटंकी देख रहा है कि हमारी शक्तियों के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, कि हम केवल व्यवसाय के लिए ही रह गए हैं, बाकी और भी सारे मर्चेंट्स आ गए हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें रोल नहीं है। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो प्रतिनिधि होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वो ही नियुक्त करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बड़ा विद्रोह किया कि नहीं, वी डू नॉट वांट ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो इसलिए फेल हो गया, जो बाद में 1853 में सफल हुआ। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में बोल रहा है कि अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और उसकी जो है एक काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे कहते थे, कि ये डिसीजन लेता था, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसे क्रियान्वयन में लाती थी, उसे इम्प्लीमेंट करती थी, और यही जो है कानून भी बनाती थी, यही भी लॉ भी बनाती थी। लेकिन 1853 में एक बदलाव किया गया, और वो बदलाव ये है, याद कर लीजिए कि वह कौन सा चार्टर एक्ट था जिसमें लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग यानी कानून संबंधित जो काम है उसको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया गया। तो वो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से लॉ मेकिंग पावर को जो है फंक्शन को
काम को जो है गवर्नर जनरल की जो अब काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल है इसकी जो काउंसिल है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अब इसके साथ जोड़ा गया एक लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अब ये इसमें बोले गए कि इसमें जो है 6 लोग रहेंगे भाई, इसमें जो है 6 लोग रहेंगे, इसमें जो है 6 लोग रहेंगे और ये जो है कानून बनाएंगे। मतलब कि वो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो गया तेल लेने। ठीक है, समझ लो भैया, ये जो है लिख लो, पढ़ लो, एकदम याद कर लो, नहीं तो फिनिश हो जाएगा मामला। चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो और दूसरा स्टेटमेंट है सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन वाज सेट अप टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स। अब क्या हुआ, 20 साल ये लोग बहुत जो है बवाल फसाद कर लिए, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला नहीं, देश को चला कौन रहा है, सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स चला रहे हैं, और सिविल सर्वेंट्स को नियुक्त कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेसिकली क्या है कि हम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि नहीं नहीं, हम तो कर कुछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके आईसीएस आईपीएस जो भी जितने भी अधिकारी हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कहना मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, नहीं तुम्हारी नहीं चलेगी, अब सिविल सर्वेंट्स के लिए कोई भी एलिजिबल हो जाएगा, इंडियन भी। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड बी। छठवां प्रश्न ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1857 में गुरु विद्रोह हो गया, इतना बवाल मचा कि इनकी जड़ें हिल गईं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि बस बहुत हो चुका, अब तुम लोग भागो यहां से। तो जो प्रशासन है, जो शासन था, और जो प्रशासन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पूरा का पूरा उसे अपने हाथ में ले लिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपने हाथ में ले लिया कि अब जो है, अब तुम कुछ भी नहीं हो। ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसबैंड कर दिया, भाग यहां से साले। तो इसी को जो है नया नाम दिया गया, इसी को कहता है। अच्छा, ये प्रश्न जो है पेट में पूछ सकता है कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कहा गया द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि देखो ये जुमलेबाजी है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, नहीं नहीं नहीं, अब तो अच्छी सरकार आएगी, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो गया पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज कॉल्ड द वाइसरॉय। अब गवर्नर जनरल जो इंडिया का था, गवर्नर जनरल, अब उसको वाइसरॉय कहा गया। मतलब पोस्ट वही है, लेकिन वाइसरॉय क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा प्रतिनिधि बोला जाता है, कि वो जब बातें करेगा किसी भी राजा से, यहाँ प्रिंसली स्टेट से, तो उसका डेसिग्नेशन, उसका ओहदा वाइसरॉय का हो जाएगा, अदरवाइज वो गवर्नर जनरल होगा। और इसने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट से बनाया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, इन दोनों को जो खत्म कर दिया, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी हटा दिया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब प्रशासनिक और शासनिक संबंधी कार्य देखती थी, तो देखा कि ये भी फेल हो गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों को जो है खत्म कर दिया, और एक नई बॉडी बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसका नाम दिया गया। और इसको जो है एक काउंसिल दिया गया, इसी को कहते हैं इंडिया काउंसिल या काउंसिल ऑफ इंडिया। ये यूपीपीसीएस में एक प्रश्न आ चुका है कि कौन से एक्ट के तहत इंडिया काउंसिल को खत्म किया गया था। तो वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो 15 मेंबर का जो काउंसिल है ना, जो 1858 में अभी अभी आया है, ये 1935 में जाके खत्म होता है। ये यूपीपीसीएस में ये सवाल पूछा जा चुका है। तो ये जान लीजिए पहले ये तो कि ये आया कब, ये 15 मेंबर का जो काउंसिल है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से है। तो इसका जो है चारों ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया होता कौन था, ये ब्रिटिश कैबिनेट का जो है एक मेंबर होता था, कैबिनेट का मेंबर होता था, मतलब कि ये सीधे मंत्री कोई होता था। ठीक है, सातवां प्रश्न क्या है, सातवां प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट ये है। वैसे अब लक्ष्मीकांत पढ़ने जाएंगे ये या लूसेंट ही पढ़ने जाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा बातें हैं, और ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स माना जाता है। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो इसमें सबसे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल आई है, जो 1853 में,
इसमें बोला गया कि नहीं, इसमें जो है भारतीयों को भी शामिल करो, तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया। 3 भारतीयों को शामिल किया गया। वो तीनों भारतीय कौन थे देख लेते हैं। सर दिनकर राव, राजा बनारस का राजा और महाराजा के पटियाला। तीसरा यह है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में जो है पोर्टफोलियो सिस्टम जो है शुरू किया था। पोर्टफोलियो मतलब कि एक आदमी एक गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को देखेगा, तो कोई देखेगा पर लॉ मेकिंग का, कोई देखेगा होम का, कोई इरिगेशन का। तो जैसे आज का मंत्रालय है, तो मंत्रालय की जो प्रणाली है मिनिस्ट्री, वो पोर्टफोलियो सिस्टम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में शुरू किया गया। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। और 1861 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ने इसको मान्यता दी, लीगलाइज कर दिया। दूसरा, इट गेव पावर्स टू वायसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्डिनेंस का इशू है, तो देखिए हमारे संविधान के कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो पहले ही आ चुके हैं, ऐसा नहीं अचानक से जो है टपक गया 1947 में। तो ऑर्डिनेंस का फीचर पहले से ही जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी था कि वायसरॉय जो है 6 महीने का, इस ऑर्डिनेंस का जो है कार्यकाल होता था 6 मंथ्स। ठीक है, ये हटा देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया ये जो है। तो 6 मंथ्स इसका कार्यकाल होता था, ड्यूरेशन होता था कि ये ऑर्डिनेंस जो है 6 महीने के लिए लागू होगा जब, और ये तभी गवर्नर जनरल पास दे सकता था जब जो है काउंसिल्स बैठक ना हो। तो ये जिसमें जो है चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं, ए, बी और सी, डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। तो 1909 में देख लो भैया, 1909 इसके पहले भी आ चुका है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892। इसके पहले भी आ चुका है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट कुछ नहीं था ऐसा। तो इसमें एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इसने इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, नॉमिनेशन मनोनीत करने का जो है एक प्रावधान सिस्टम 1892 में लाया गया था, उसी को मान लिया जाता है कि इलेक्शन सबसे पहले जो है इसी में आया है। ठीक है, तो 1909 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर जो क्वेश्चन बनेगा तो इसी से बनेगा, इतना लेस इंपॉर्टेंट चीजों से नहीं बनेगा। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 से क्या है कि सबसे पहली बार, अभी तक क्या था 1861 में जो है 3 सर दिनकर राव, राजा बनारस, महाराजा पटियाला को लेजिस्लेटिव काउंसिल से जोड़ा गया था। लेकिन अब जो है वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वाकई में जिसके पास पावर था, उसमें इंडियन को जोड़ा गया। तो इंडियन को एज ए लॉ मेंबर जोड़ा गया, मतलब कि देख रहे हो कि कमांडर इन चीफ नहीं बना रहे हैं, केवल कानून बनाओ बेटा तुम काउंसिल को। तो इसमें जो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो कौन ऐसा तो जो वायसरॉय की कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव काउंसिल परिषद में जो है मेंबर था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। दूसरा, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, यहीं से जो है दोगलापन जो है मैनिफेस्ट हो गया, प्रकटीकरण हो गया कि लॉर्ड मिंटो उस समय जो था वाइसरॉय, लॉर्ड मिंटो, उसे कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट 1909, कि मुस्लिम्स की आबादी जो है वो मुस्लिम को जो है इलेक्ट करेगी, हिंदू लोग हिंदू को इलेक्ट करेंगे। तो मतलब कि ऐसे जो है खाई बना दी जो बाद में बंटवारे का रूप ले ली। तो इसके जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। नौवां स्टेटमेंट क्या है कि 18 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसके मेन मेन प्रोविजंस देख ले। हालांकि ये सब जो भी लूसेंट या पढ़ता है या जो भी लक्ष्मीकांत पढ़ता है उसे याद रहता है, लेकिन इन 10 सवालों की श्रृंखला में भैया आप लोग जो है कभी नहीं भूलेंगे वो फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चल जा भाई 1919। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, तो मैंने 4 ही केवल लिए हैं, और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि ये बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। 2 हाउस, ये जो राज्यसभा और लोकसभा है ना, ये अचानक से 1950 में नहीं आया, ये 1919 में ही शुरू हो गया था। कि अभी तक क्या था कि वॉयसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके नंबर्स तो बढ़ते गए, बाद में बहुत ज्यादा हो गए, 60 ऐसे हो गए जो। लेकिन अब क्या किया गया कि नहीं, अब एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा, कि जिसे जो है
एक असेंबली कहा गया और काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा गया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और इन्हीं को बाद में जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो है राज्यसभा कहा गया, और क्योंकि इसमें राज्यों के नॉमिनीज होते हैं और प्रतिनिधि होते हैं, और लोअर हाउस है लोकसभा, उसे कहा गया। बाई कैमरलिज्म की दो कैमरा हो, मतलब कानून का जो बनने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर केवल एक ही कैमरा ना हो, दो कैमरा हो, दो दो निगरानी हो। तो ये 1919 से आया। और डायरेक्ट इलेक्शन को सर्वप्रथम इसी ने इंट्रोड्यूस किया। मतलब कि बहुत वोटिंग राइट्स बहुत कम लोगों को मिला था, वो केवल जिनके पास बहुत ज्यादा जमींदार थे, जो बहुत ज्यादा धन था, जो पैसा देते थे टैक्स के रूप में, और जो बहुत ज्यादा शिक्षित थे, केवल उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिला। तो फ्रेंचाइजी बहुत लिमिटेड रही। दूसरा कि ये स्टेटमेंट अपने आप में एक प्रश्न है कि सेंट्रल सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, मतलब कि अभी तक क्या था कि केंद्र ही सब कुछ था, लेकिन अब क्या कि नहीं, राज्य भी कुछ रहेगा। मतलब कि कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें जो है कुछ ऐसे अधिकार जिसमें केंद्र रहेगा, कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसको राज्यों को दे दिया गया कि आप लोग इस पे कानून बनाओ, ठीक है। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया। सेंट्रल बजट और प्रोविंशियल बजट को भी इसने जो है, इस एक्ट ने जो है डिफरेंशिएट किया, अलग किया। और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, जो विधान सभाएं हैं प्रदेश की, स्टेट्स की, उनको बोला गया कि आप अपना बजट जो है खुद ही पेश करो। तो प्रोविंशियल बजट को सर्वप्रथम किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या किस एक्ट के तहत जो है सेंट्रल बजट से हटाया गया, सब अलग किया गया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो इसका ABCD कहीं ऑप्शन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है यार, तो ये गलती से हो गया। तो इसमें जो है डी ऑप्शन यहाँ मार लो, तो इसको जो है सही कर दो। 10 सवालों की श्रृंखला में अंतिम प्रश्न ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कहाँ गया भाई? अरे यार, ये मैं नया नया पाया हूँ, चलाना नहीं जानता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्या किया कि फेडरल स्ट्रक्चर लाया ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स की। मतलब कि भैया जो प्रिंसली स्टेट्स थे अभी तक पूरी तरह से, जो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे, वो पूरी तरह से सेंटर के अधीन थे, ठीक है। कि नहीं नहीं नहीं, जो भी है लॉ भी बना रहे हैं तो भी जो है गवर्नर जनरल जो है उसे देख रहा है, तभी पारित करेगा। जब वो पारित कर लेगा तभी ये जो है यहाँ भी कानून बन। लेकिन अब नहीं, अभी क्या किया है कि इसको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया है, इसको जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया है। 1919 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसमें इतने ज्यादा प्रोविजंस थे, तो मैंने सारे प्रोविजंस नहीं लिए। उसमें एक बहुत ही अच्छा प्रोविजन ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन, कि जैसे ये केंद्र है और ये सब राज्य हैं, तो हमने देखा कि केंद्र का एक अलग कार्य क्षेत्र सब्जेक्ट था और राज्यों का एक अलग कार्य क्षेत्र या सब्जेक्ट था। लेकिन राज्यों में भी कुछ डिविजन्स थे कि कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट होंगे, कुछ ट्रांसफर्ड होंगे। ट्रांसफर्ड मिनिस्ट्री को दिया जाता था, रिजर्व्ड गवर्नर के पास होता था। गवर्नर गवर्नर के पास होता था, और गवर्नर जनरल को अपॉइंट करता था गवर्नर जनरल। तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो होते थे, जैसे इरिगेशन हुआ, यहाँ पर होम और फाइनेंस वगैरह सब्जेक्ट्स नहीं था। तो ये डायरची जो है, डबल गवर्नमेंट जो है, ये स्टेट्स में इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इस स्टेट्स में डायरची को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। डायरची को हटा दिया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया गया कि आप अपने कार्य क्षेत्र में जो है पूरी तरह से आजाद हैं और सशक्त हैं। और बाई कैमरलिज्म अभी 1919 में सेंटर में आया था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये 6 प्रोविंसेस में आया। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये 6 प्रोविंसेस कौन से हैं बाई कैमरलिज्म। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कुछ स्पेशल बॉडीज जो हैं क्रिएट हुए हैं, और वो कौन कौन से हैं? RBI, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों आए हैं। RBI किस एक्ट के तहत आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये RBI आया। लेकिन आप ये जान जाइए, ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ दिखा रहा है, ये 3 फेडरल मतलब सेंट्रल, जैसे जो आज का UPSC में कह लो,
प्रोविंशियल मतलब यूपी पीसीएस कह लो, बिहार पीसीएस कह लो, राजस्थान पीसीएस और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन एज सच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था। उसके पहले कोई पब्लिक सर्विस कमीशन भारत में नहीं था, सारे एग्जाम्स लंदन या इंग्लैंड जाके देना पड़ता था। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये 10 सवाल अति महत्वपूर्ण, बहुत ही कठिन चैप्टर था, इसलिए लंबा टाइम लग गया। लेकिन अगर जो कोई प्रश्न बनेगा तो इसी से बनेगा, क्योंकि यही सबसे हाईलाइटेड, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा गलत होने वाले कंफ्यूजिंग टॉपिक्स थे। थैंक यू।